हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये बहुत ही छोटा बट कंसेप्चुअल टॉपिक है। अभी हम लोग इसको समझेंगे। हम लोग कंसिडर करते हैं कि दो चार्ज बॉडीज है, दो कंडक्टर्स हैं। सपोज ये हमारा एक चार्ज कंडक्टर है ए, और ये हमारा दूसरा चार्ज कंडक्टर है बी। चूंकि हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि चार्ज कंडक्टर्स बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कुछ न कुछ, दोनों का कुछ न कुछ चार्ज है, दोनों कुछ न कुछ चार्ज को कैरी कर रहा है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि भाई ये जिस चार्ज को कैरी करता है, ये जिस चार्ज को कैरी कर रहा है, ये है हमारा चार्ज Q1, और ये जो दूसरा कंडक्टर है B, ये जिस चार्ज को कैरी कर रहा है वो है चार्ज Q2। ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये चार्ज कंडक्टर है तो इसका कुछ न कुछ कैपेसिटेंस होगा। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ये जो कंडक्टर ए है, कंडक्टर ए है, इसका कैपेसिटेंस हमारा C1 है, और कंडक्टर बी का जो कैपेसिटेंस है ये C2 है। यदि दोनों के पोटेंशियल की बात करें, हम लोग जानते हैं कि जिस पर जितना चार्ज है उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है, चार्ज पे ही डिपेंड करता है पोटेंशियल। तो यदि हम लोग इसके पोटेंशियल्स की बात करें, दोनों के पोटेंशियल की बात करें, तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि भाई इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2। दोनों ही चार्ज कंडक्टर के लिए हम लोग ने तीन चीजों को कंसिडर किया कि सपोज चार्ज कंडक्टर ए के पास जो ये जो चार्ज को कैरी कर रहा है वो है Q1, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1, और इसका जो पोटेंशियल है वो V1। उसी तरह से B के लिए यही सारे फिगर्स जो हैं वो Q2, C2 और V2 है रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग Q, C और V के बीच रिलेशंस को यदि यूज करें तो हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। तो इसी रिलेशन को यदि हम लोग यूज करें तो Q इज इक्वल टू CV। यदि इस रिलेशन को हम लोग यूज करें तो अभी हम लोग इस Q1, C1, V1 और इस Q2, C2, V2 के बीच एक एक रिलेशन को लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग ये इसके लिए रिलेशन को लिख सकते हैं कि भाई इसके पास टोटल कितना चार्ज Q1 किसके बराबर होगा, तो ये हमारा हो जाएगा C1 V1 के बराबर। चार्ज कंडक्टर A के पास कितना चार्ज है, तो उसको हम लोग बोल दे C1 V1 के बराबर। और जो चार्ज कंडक्टर B है हमारा, इसके पास टोटल कितना चार्ज है अभी, तो ये है C2 V2 के बराबर। दोनों अलग अलग चार्ज है, और अभी दोनों चार्ज बॉडी को हम लोग एकदम इंसुलेट किए हुए हैं। इंसुलेट किए हुए हैं कि मतलब कि दोनों के बीच अभी कोई कनेक्शन नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कंडक्टर्स को, चूंकि किसी न किसी चार्ज को कैरी कर रहा है, डिफरेंट चार्जेस को कैरी कर रहा है, एक C1 V1 के बराबर, एक C2 V2 के बराबर चार्ज को, इसको हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर की मदद से यदि जोड़ देते हैं, इसको क्या कर रहे हैं, किसी कंडक्टिंग वायर की मदद से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग दो चार्ज बॉडीज को जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली चार्ज का फ्लो होने लगेगा, चार्ज का फ्लो होने लगेगा। और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर से किधर की ओर होता है, तो हम लोग जानते हैं कि हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो होने लगता है। और ये चार्ज का फ्लो कब तक होता है, तो जब तक कि दोनों सेम पोटेंशियल को अटेन नहीं कर लेता है। सिंपली वी कैन से the positive charge will flow from the high potential to low potential until and unless the potentials become equal in both conductors। ठीक है, मतलब हम लोग सिंपल साधारण शब्दों में बोल सकते हैं कि दोनों बॉडीज के बीच चार्ज का वापिस से क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जो रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले अभी टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले कितना चार्ज है, तो इसके पास है Q1 प्लस Q2। याद रहे, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट यूनिट, इस यूनिट के पहले ही क्लास में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पढ़ा था। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इट नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो इन दो चार्ज कंडक्टर के बीच चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले जितना चार्ज था
दोनों को मिला के रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले जितना चार्ज था Q1 और Q2, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी उतना ही चार्ज रहेगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो लेकिन क्या होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और दोनों के अपने अपने कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग चार्ज एक दूसरे में बटेगा। ठीक है, तो हम लोग यदि अभी इस रिलेशन को यूज करें, भाई सपोज हम लोग क्या बोले कि इसका पोटेंशियल अभी V1 है, इसका पोटेंशियल अभी क्या है V2 है, लेकिन ये बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन ये है, लेकिन ये चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ये हमारा चार्ज बॉडी A है, चार्ज बॉडी B है, और दोनों के भी चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। दैट मीन्स इसका भी पोटेंशियल जितना होगा इसका भी पोटेंशियल उतना नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। तो भाई हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं कि कॉमन पोटेंशियल जो है वो क्या है, V। ये क्या है, तो ये है हमारा कॉमन पोटेंशियल, ये हमारा कॉमन पोटेंशियल है। कब का, तो दोनों के इक्वल पोटेंशियल के अटेन करने के बाद का, ये कॉमन पोटेंशियल है। तो हम लोग कॉमन पोटेंशियल के लिए अभी एक्सप्रेशन लिखे, हम लोग कॉमन पोटेंशियल के लिए अभी हम लोग एक्सप्रेशन यदि लिखें तो कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे C इज इक्वल टू Q बाई V ना, तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाई C। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे भाई, ऑब्वियसली चार्ज बाई कैपेसिटेंस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल को हम लोग V कंसिडर किए हैं और टोटल चार्ज कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज वही रहने वाला है Q1 प्लस Q2। और टोटल कैपेसिटेंस, यदि ये इसके बीच हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आइडियल सिचुएशन को कंसिडर करना पड़ेगा कि दोनों चार्ज बॉडी के बीच कोई म्यूचुअल अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं है, कोई म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। तो हम लोग ऐसे में इसका कंबाइंड कैपेसिटेंस को कितना कंसिडर कर सकते हैं भाई, कि C1 प्लस C2। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, चार्ज। चलिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद A के पास जो चार्ज आया उसको हम लोग कंसिडर नाम दे देते हैं Q1 था पहले चार्ज, चलिए इसको हम लोग नाम देते हैं Q1 डस्ट। और Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू C के बराबर, Q इज इक्वल टू C के बराबर। तो इसका कैपेसिटेंस तो C1 है, लेकिन अभी पोटेंशियल V1 नहीं है, इसका पोटेंशियल अभी कितना हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, किसके बराबर हो गया, V के बराबर। और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसके पास जो चार्ज है हमारा क्या है, ये हो जाएगा Q2 डस्ट इज इक्वल टू C2V। ठीक है, अभी यदि हम लोग दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को यदि हम लोग डिवाइड करें तो क्या मिलेगा कि Q1 डस्ट बाई Q2 डस्ट इज इक्वल टू C1V बाई C2V। यहाँ पे यदि V और V वाला पार्ट कैंसिल आउट होगा तो हम लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, Q1 डस्ट बाई Q2 डस्ट इज इक्वल टू C1 बाई C2। इससे एक चीज का कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद किस बॉडी के पास कितना चार्ज होगा ये डिपेंड करेगा उसके कैपेसिटेंस के रेशियो पे। उसका जिसके पास चार्ज को होल्ड करने का जैसा कैपेसिटी रहेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद वैसे ही चार्ज उस पर होगा। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ये चार्जेस का जो रेशियो होगा वो कैपेसिटेंस के रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। कैपेसिटेंस का जैसा रेशियो होगा उसका भी वही रेशियो होगा। इसमें एक सवाल पूछा जाता है, क्या दो चार्ज बॉडी को जब भी हम लोग आपस में किसी भी कनेक्टिंग वायर की मदद से जोड़ते हैं चार्ज बॉडी और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या उसमें लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है? क्या उसमें एनर्जी लॉस होता है? ये सवाल पूछा जाता है। क्या चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी का लॉस होता है? तो याद रखना है, इसको हम लोग कैलकुलेशन की मदद से भी कर सकते हैं।
कैलकुलेशन की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कैपेसिटर ए था, कंडक्टर ए था, इसका कैपेसिटेंस था हमारा C1 और पोटेंशियल था पहले V1। तो इसका जो हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालेंगे, तो इसलिए इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकलेगा C और V के टर्म में, हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे जो कंडक्टर B था, इसका कैपेसिटेंस था C2 और पोटेंशियल था V2, तो इसका जो UI है वो होगा हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर। तो ऐसे में जो टोटल मतलब हम लोग जो इनिशियल एनर्जी निकालें, ठीक है, इनिशियल एनर्जी यदि हम लोग निकालें, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, दोनों में से हम लोग हाफ को कॉमन कर सकते हैं और C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर ये। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका कैपेसिटेंस तो जो था वही रह जाएगा भाई। इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C1, इसका कैपेसिटेंस क्या है C2, बट इसमें का जो पोटेंशियल है V और इसका भी पोटेंशियल V हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और ऐसे में यदि हम लोग इसका एनर्जी निकालेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी निकलता है हाफ ऑफ C1 V का स्क्वायर, इसका एनर्जी होगा हाफ ऑफ C2 V का स्क्वायर। और जो फाइनल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दोनों का सम, हाफ ऑफ ये C1 प्लस C2 और ये V का स्क्वायर जो है वो दोनों में कॉमन आएगा। C1 और C2 ये V1 और V2 दोनों में क्या आएगा, सॉरी V जो है दोनों में है, तो V जो है इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग ऑब्वियसली ये हमारा फाइनल वाला पार्ट है। अभी यदि हम लोग एनर्जीज का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, यदि हम लोग एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे, आप लोग इस पार्ट के कैलकुलेशन को खुद भी कर सकते हैं कि यदि हम लोग इनिशियल एनर्जी, ये कैलकुलेशन आप लोग खुद भी करके दे सकते हैं कि यदि हम लोग इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल रहे हैं। इन दोनों का यदि हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये क्या आता है, ये ऑलवेज हर सिचुएशन में क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसका मतलब क्या, यदि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस यदि हर स्थिति में पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि इनिशियल जो एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी से हर स्थिति में ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। तो हम लोग हमेशा बोल सकते हैं कि एनर्जी का लॉस होता है चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन में। इसी टॉपिक के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अभी हम लोग इसके बाद एक अगले यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।